Dear students, today we have to learn the Java programming lab. This is the program of BTech, Information Technology. The branch is Information Technology, that is third semester in second. The code is IT 306 and it is a Java programming lab. Unit first, Introduction of Java, July-December 2021, or lecture 2, myself Shirish Mondave, Assistant Professor, Department of Computer Science. Now, first you have to learn the content. What is the content of this slide? That is, first one is prerequisites of Java. And after that, why Java? Java क्यों पढ़ेंगे? What is Java? And after that, properties of Java. And after that, JVM, JRE, JDK. That is very important concept in Java. Then step to save and execute a program. Next one is class path and path. तो सबसे पहले हम बात करते हैं prerequisites. जो prerequisite है वो क्या बताता है आपका कि अगर हम इस जावा को पढ़ रहे हैं तो उसके पहले हमारे पास कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, किसी सब्जेक्ट के जो इससे रिलेटेड होंगे उसके थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जावा, तो जावा का रिलेशन किससे हो सकता है? C++ से हो सकता है. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, प्रोग्रामिंग का या सॉफ्टवेयर का होना चाहिए. ठीक है, एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि हाउ वी कैन यूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ वी कैन डेवलप द सॉफ्टवेयर. ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ सी का होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ C++, एंड देन आफ्टर बेसिक नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पर क्लास आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इनहेरिटेंस आता है और पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आता है. तो दिस इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ जावा. ठीक है, जहाँ पे ये सारे फीचर्स जो है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए. अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई जावा. जावा हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और ये कंप्यूट करता है उसके प्लेटफॉर्म को जो कि रिलीज किए गए हैं सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985. ठीक है, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो कि बिल्ड कर रहा है क्या? एज ऑफ इंटरनेट. जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि क्या करता है? कंप्यूट करता है. ठीक है, कंप्यूट किसको कर रहा है? उसके प्लेटफॉर्म को कंप्यूट कर रहा है. और क्या कर रहा है? ये सन माइक्रोसॉफ्ट के साथ 1995 में रिलीज किया गया. और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है क्या करता है? बिल्ड करता है एज ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट की जो एज है इसको क्या कर रहा है? बिल्ड कर रहा है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे फीचर जो इंटरनेट के, जैसे वेब पेज का डेवलपमेंट, ये जावा के ही द्वारा पॉसिबल है. तो लॉट ऑफ एप्लीकेशंस और वेबसाइट जो होते हैं जो कि वर्क नहीं कर पाते जब तक कि हमारे पास क्या ना हो? जावा इंस्टॉल. ठीक है, तो अगर हमें इसको क्रिएटेड करना हो एवरीडे तो हमारे पास जावा का कंसेप्ट होना चाहिए. ठीक है, जावा का फीचर्स होना चाहिए. तो जावा जो होता है फास्ट होता है, सिक्योर होता है और रिलायबल होता है. तो ये बेसिक कंसेप्ट बताया कि जावा की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो क्या होता है? तो जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, ये तो हमने प्री रिक्विजिट की बात की थी. और वाई जावा इज इंपॉर्टेंट. तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. ठीक है, और उसको सन माइक्रोसॉफ्ट के साथ 1995 में क्या किया गया? रिलीज किया गया. और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्या करता है? बिल्ड करता है इंटरनेट की एज को, क्योंकि बहुत सारे फीचर जो होते हैं इंटरनेट में, जैसे वेब पेज का डेवलपमेंट, ये आपका जावा के द्वारा ही पॉसिबल है. हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं और बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो कि जब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक हमारे पास जावा का इंस्टॉलेशन. तो हमें क्या करना है? अगर इसको क्रिएट करना है तो हमको जावा की जरूरत होगी. और जावा जो होता है फास्ट होता है, सिक्योर होता है और क्या होता है? रिलायबल होता है. ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज जावा. तो जावा जो होता है, ठीक है, जावा क्या प्रोवाइड कर रहा है या जावा क्या होता है? ठीक है, तो जावा जो है सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया? डेवलप किया गया. ठीक है, जावा जो है सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया. और इसके जो इन्वेंटर थे वो थे जेम्स गॉसलिन. तो ये ऊप्स की लैंग्वेज की तरह ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ऊप्स लैंग्वेज से ज़्यादा क्या होता है? इफेक्टिव होता है. और इसको हम डिज़ाइन करते हैं इजीली फॉर वेब और इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए. और इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है जैसे पोर्टेबिलिटी.
क्या की पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज पोर्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से जावा के बारे में हमने बताया कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उसको डेवलप किया गया जेम्स थॉम्सन ने, इफेक्टिव होता है ऊप लैंग्वेज की जैसे, और डिज़ाइन जो करता है वेब और इंटरनेट एप्लीकेशन को आसानी से डिज़ाइन कर सकता है, और उसमें पोर्टेबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा प्रोवाइड। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जावा की, हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ जावा की, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ जावा यहाँ पे क्या बता रहा है, सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ जावा में इसमें क्या बताया हुआ है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, दैट इज वेरी क्रूशियल प्रॉपर्टी, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में यहाँ पे क्या बताया गया कि कैसे ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, पहले हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है। पहले बोल रहा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दूसरा बोल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरा क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर इसके बाद उसने क्या बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद इसने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद इंटरप्रिएटेड एंड कंपाइल, इंटरप्रिएटेड एंड कंपाइल। नेक्स्ट वन इज दैट इज गार्बेज कलेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है, गार्बेज कलेक्शन के बाद हमारे पास आता है दैट इज सिंपल। जो गार्बेज जावा लैंग्वेज होती है ये क्या होती है, सिंपल होती है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक, और ये सारे फीचर्स जो होते हैं बड़ी आसानी से क्या किया सकते हैं, डेवलप किया सकते हैं जावा, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास फीचर्स हैं, ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में क्या बताया गया है कि जावा जो होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो बाकी लैंग्वेज की बात करें, अदर लैंग्वेज की हम बात करें जैसे सी सी प्लस प्लस की, तो ये जो कंपाइल होते हैं किसको होते हैं, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन पे होते हैं, किसको होते हैं, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन, मतलब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। बट जब कंपाइलेशन जावा प्रोग्राम्स की बात करते हैं या कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम की हम बात करते हैं, तो इसको हम कंपाइल किस पे करते हैं, बाइट कोड पे करते हैं। ये कंपाइल क्या करता है, बाइट कोड में कंपाइल करता है, और ये बाइट कोड जो होता है वो क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है बाइट कोड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इस बाइट कोड को हम किसी भी मशीन में क्या कर सकते हैं, आसानी से रन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बाइट कोड फॉर्मेट होता है ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि जो जावा का जो कोड होता है वो बाइट कोड में होता है, और इस बाइट कोड को हम किसी भी मशीन पे क्या करा सकते हैं, आसानी से रन करा सकते हैं। दैट इज द रीजन ऑफ इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे फीचर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मेनली हम बात करें अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स की या उसके कंसेप्ट की, तो उसमें क्लास का भी कंसेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट का भी होता है, और इनहेरिटेंस का भी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का भी होता है। इनहेरिटेंस जो होता है उसका जो मेन कंसेप्ट होता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि हम किसी एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं, इसमें बेस क्लास और ड्राइव क्लास का फिनोमेना होता है, प्रिंसिपल होता है जो हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को भी क्या करता है, अपने में इंक्लूड करता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं दैट इज इंटरप्रिएटेड एंड कंपाइल, इंटरप्रिएटेड एंड कंपाइल। तो इंटरप्रिएट और कंपाइल, इंटरप्रिएट और कंपाइल में क्या बताया गया कि बेसिकली जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है या तो वो क्या होगी, कंपाइल होगी या इंटरप्रिएट, ठीक है। बट जावा जो होता है ये दोनों चीजों को क्या करता है, दोनों अप्रोचों को यूज करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम दो स्टेज सिस्टम कह सकते हैं जावा को, जावा इज कॉल्ड टू स्टेज सिस्टम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जावा का सोर्स कोड है उसको हमने बाइट कोड में कन्वर्ट कर लिया, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसको इंटरप्रिएट करेंगे। तो जो भी आपकी इंटरप्रिएट लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, उसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट। तो इस तरह से जावा जो है इंटरप्रिएट भी होता है और कंपाइल भी होता है, दोनों फीचर्स में प्रोवाइड की जाती है, दोनों फीचर को ये यूज करता है, ठीक है, क्योंकि बाकी लैंग्वेज या तो इंटरप्रिएट होगा या कंपाइल। नेक्स्ट जो फीचर होता है दैट इज ए गार्बेज कलेक्शन। अब देखिए गार्बेज कलेक्शन दैट इज ए वेरी गुड कंसेप्ट इन जावा। तो गार्बेज कलेक्शन क्या है, सिंपल अगर हम गार्बेज कलेक्शन की बात करें तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां जावा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। जावा प्रोग्राम मैनेज द मेमोरी ऑटोमेटिकली, मतलब इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें किस तरह से मेमोरी को मैनेज करना है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या बता रहा है कि जो जावा प्रोग्राम जब हम कंपाइल कराते हैं तो ये बाइट कोड में होता है, और इस बाइट कोड को हम रन कराते हैं जावा वर्चुअल मशीन या जेवीएम, ठीक है। जावा प्रोग्राम कंपाइल होगा बाइट कोड में, और इस बाइट कोड को हम रन कराएंगे या जावा प्रोग्राम को रन कराएंगे जावा वर्चुअल मशीन में। तो जेवीएम का हम कंसेप्ट आगे बताने वाले हैं। तो जब हम जावा प्रोग्राम को रन कराते हैं जेवीएम में, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट किसको करेगा, हीप को क्रिएट करेगा।
एक हमारे पास हीप होता है, तो डायनेमिक मेमोरी का कंसेप्ट बताता है। तो ये ऑब्जेक्ट इसको क्रिएट कर देगा, हीप को क्रिएट कर देगा, और ये जो पर्टिकुलर पार्टीशन होगा मेमोरी का, ये इसको डेडिकेट करेगा प्रोग्राम को डेडिकेट, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्या करेगा, डेडिकेटेड करता है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास मेमोरी होगी वो किसके लिए होगी, प्रोग्राम, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के। और ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो बहुत टाइम तक यूज नहीं किए जा रहे हैं, ये गार्बेज कलेक्शन इनको क्या करेगा, फाइंड करेगा, सर्च करेगा इस अनयूज ऑब्जेक्ट को, और उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, और मेमोरी को क्या कर देगा। तो इस टाइप से इसका टास्क होता है गार्बेज कलेक्शन का, जहाँ पे ये मेमोरी को ऑटोमेटिकली क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। क्योंकि जावा के जो प्रोग्राम है उसको हम कंपाइल करते हैं बाइट कोड में, और उस बाइट कोड में हमको हम क्या कराते हैं, जेवीएम के द्वारा रन कराते हैं। तो जेवीएम क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की क्या क्रिएट करेगा, हीप को क्रिएट करेगा, और जो भी हमारे पास मेमोरी का पार्टीशन होगा, उसको पर्टिकुलर मेमोरी की पार्टीशन में क्या कराएंगे, प्रोग्राम को एक्सक्यूट कराएंगे। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि बहुत टाइम तक यूज नहीं किए जा रहे हैं, उनको जावा गार्बेज कलेक्शन क्या करेगा, कलेक्टर क्या करेगा, फाइंड करेगा, और उस ऑब्जेक्ट को, और उसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा, तो आपकी मेमोरी कर देगी। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं। तो दैट इज ए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जावा गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल। तो जो सिंपल होता है, सिंपल के यहाँ पे क्या बता रहा है कि जावा जो होता है बहुत ही इजी तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं, या बहुत ही आसान होता है जावा को लर्न करना। इसके सिंटेक्स भी बहुत सिंपल होते हैं, इसको हम आसानी से अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सन, सन मतलब सन माइक्रोसॉफ्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा उसको क्या किया गया, इन्वेंट किया गया। तो जावा लैंग्वेज एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्यों? क्योंकि जावा सिंटैक्स जो होते हैं वो C++ पर बेस्ड होते हैं। पहली चीज क्या हो गया, जावा के सिंटैक्स किसी पे बेस्ड होंगे, C++ पे। दूसरी चीज, यहाँ पे हमें क्या नहीं करना पड़ता, रिकवर नहीं करना पड़ता अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट। हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, रिकवर नहीं करना पड़ता अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या होंगे, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का जो कंसेप्ट होता है वो जावा में होता है, जिससे ये ऑब्जेक्ट को सर्च करके उसको क्या कर देगा, मेमोरी से फ्री कर देगा, ठीक है। तो दैट्स द रीजन जावा जो होता है सिंपल होता है। अगर हम सिंपल की बात करें तो आसानी से उसको हम लर्न कर सकते हैं, इसके सिंटेक्स बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, ये आसानी से अंडरस्टूड की जा सकती है। और इसके जो सिंटेक्स होते हैं वो C++ पे बेस्ड होते हैं, और उसमें हमें अनडिफरेंस ऑब्जेक्ट को अलग से रिकवर नहीं करना पड़ता। और गार्बेज कलेक्शन जो है इन सबको क्या करता है, इस सारे टास्क को परफॉर्म। नेक्स्ट फीचर हम बात करते हैं, दैट इज पोर्टेबिलिटी। अब देखो जावा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है फीचर ऑफ पोर्टेबिलिटी, ठीक है। अब पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जो जावा का प्रोग्राम होता है वो इजीली मूव करा सकते हैं एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम, ठीक है। जावा जो क्या करता है, सपोर्ट करता है फीचर्स ऑफ पोर्टेबिलिटी, और जावा प्रोग्राम को हम क्या कह सकते हैं, आसानी से मूव करा सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो इस कारण उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ए पोर्टेबिलिटी कंसेप्ट, ठीक है। मतलब ये अभी हमने पढ़ा था, जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब किसी भी मशीन पे, क्योंकि इसमें बाइट कोड जनरेट होते हैं, हम आसानी से उसको क्या करा सकते हैं, रन करा सकते हैं, और किसी भी उसको मशीन से दूसरे मशीन में हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज रोबस्ट एंड सिक्योर। अब देखिए रोबस्ट एंड सिक्योर मैंने क्या बताया हुआ है कि जावा जो होता है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होता है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, ये बहुत सारी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिसके कारण इसमें जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं, रिलायबल कोड होते हैं। जावा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होता है, और ये बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो इसके रिलायबल कोड होते हैं। और जब इसको हम डिजाइन करते हैं तो इसमें गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इट इज डिजाइन। जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज होगी, जो हेल्प करती है प्रोग्राम को कि जो वर्चुअली मेमोरी मैनेजमेंट है, ये प्रॉब्लम को ये क्या करे, वर्चुअल जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये वर्चुअल गार्बेज कलेक्शन के द्वारा क्या किया जाए, सॉल्व किया, ठीक है। ये एक और कंसेप्ट को प्रोवाइड करता है, दैट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। आगे कंसेप्ट को प्रोवाइड करता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जो कि रन टाइम एरर को या लॉजिकल एरर को क्या करता है, सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है, जैसे एक्सेप्शनल हैंडलिंग की हो गई या गार्बेज कलेक्शन की हो गई, ये जावा को क्या करता है, रोबस्ट बनाता है, ठीक है। इसलिए हम जावा को क्या कह सकते हैं, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, प्रॉपर्टी होती है जावा की, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है कि जो प्रोग्रामर होता है वो यूज करता है इस लैंग्वेज को फॉर इंटरनेट के लिए हम इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामर जो है वो इस लैंग्वेज को कहाँ यूज करता है, प्रोग्रामिंग में इंटरनेट के यूज करता है। तो इसलिए इसकी जो सिक्योरिटी होती है एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है जावा, ठीक। हम बात करते हैं मल्टी थ्रेड और इंटरेक्टिव, ठीक है। तो मल्टी थ्रेड मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर मैनेज करते हैं मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली। हमारे पास बहुत सारे जो टास्क होते हैं उनको हम साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जावा क्या करता है, मेंटेन करता है मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग को, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्या नहीं करना पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता किसी भी एप्लीकेशन को,
जब तक उसका टास्क क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, मतलब हमें क्या नहीं करना पड़ रहा, वी नीड नॉट वेट फॉर एप्लीकेशन, हमें किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वेट नहीं करना पड़ रहा जब तक कि आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट ना जाए, जब तक हम दूसरे टास्क को क्या नहीं करें, स्टार्ट। इस कारण ये क्या कर रहा है, ये हेल्पफुल होता है, मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ एक से अधिक टास्क को क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली मेंटेन कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट होता है वो मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट होता है। आगे एक कंसेप्ट है थ्रेड और मल्टी थ्रेड का कंसेप्ट, क्योंकि आपके पास जो प्रोग्राम होता है वो अगर वो कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम थ्रेड कह सकते हैं। अब जो थ्रेड होते हैं वो क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, जिसको मैं मल्टी थ्रेड का कंसेप्ट कह रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टी थ्रेड इंटरेक्टिव मतलब ये हुआ कि एक इंटरेक्टिव, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है हर चीज का, यूजर का प्रोग्राम के साथ क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। और लास्ट है आपका हाई परफॉर्मेंस। तो जावा का जो परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, जहाँ क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिएट लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, और इसी कारण इसका यूज जो होता है क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इंटरमीडिएट बाइट कोड को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंटरमीडिएट बाइट। तो जावा का जो परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्योंकि इसको हम इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बाइट कोड को यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि ये क्या करेगा, सॉल्व करता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम सी सी प्लस प्लस में आती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें सी सी प्लस प्लस की बात करें। ठीक है, तो सी सी प्लस में हम क्या करते हैं, कंपाइल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और जो कि क्या करती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जबकि जब हम जावा की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बाइट कोड का कंसेप्ट यूज करते हैं, जो किसी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, मशीन का आसानी से रन। ठीक है, तो जावा का जो परफॉर्मेंस होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, और ये एक इंटरप्रीट लैंग्वेज होती है, जिसमें हम इंटरमीडिएट बाइट कोड का यूज करते हैं। जबकि हम अदर लैंग्वेज की जब हम बात करें, ठीक है, तो वो जो कंपाइल होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है, बट जो जावा होता है उसमें क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग का भी कंसेप्ट आ जाता है, जिससे आपका एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो सकता है, फास्ट। ठीक है, तो इस कारण इसका हम कह सकते हैं इट इज ए हाई। तो ये हमने कुछ फीचर्स और प्रॉपर्टीज की बात की जो कि जावा में यूज किया जाता है। जैसे हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात की, क्योंकि इसमें बाइट कोड का कंसेप्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को सपोर्ट करता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरप्रिएट और कंपाइल होता है। इसमें दोनों स्टेज की जाती हैं, दोनों स्टेप की जाते हैं, जहाँ पे हम कंपाइल भी करते हैं और इंटरप्रिएट भी करते हैं। गार्बेज कलेक्शन का एक एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मेमोरी को मैनेज करता है। ये बहुत सिंपल होती है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स होते हैं सी प्लस प्लस से मिलते हैं। ठीक है, और इसमें गार्बेज कलेक्शन का एक फीचर पाया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं जो कि यूज नहीं किए जा रहे हैं, और उसके थ्रू मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। फिर इसमें पोर्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी होती है, हम क्योंकि इसमें बाइट कोड जनरेट होते हैं जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, और किसी मशीन पे हम आसानी से इसको रन करा सकते हैं। रोबस्ट और सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसमें गार्बेज कलेक्शन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, जहाँ पर हम वर्चुअली क्या कर सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, और इसमें रिलायबल कोड्स यूज किए जाते हैं, इसके कारण, इसकी सिक्योरिटी के कारण। ठीक है, और ये सिक्योरिटी इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि इसका यूज इंटरनेट या प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर मल्टी थ्रेड और इंटरेक्टिव का हमने बताया कि मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग क्या बता रहा है कि एक से अधिक टास्क हम साइमल्टेनियसली क्या करा सकते हैं, मल्टी थ्रेड में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक इंटरेक्टिव लैंग्वेज होती है और हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है, जहाँ पर हम इंटरमीडिएट को बाइट कोड को यूज करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट होता है, इस कारण इसका जो एग्जीक्यूशन स्पीड होता है प्रोग्राम को फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, कॉमन फीचर्स और जावा। ठीक, अब हम बात करते हैं वेयर जावा इज यूज, जावा का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जावा का यूज जो होता है वो काय में होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में होता है। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं, जो हम पीसी यूज करते हैं, उसमें इसका यूज होता है। वेब एप्लीकेशन में अगर मैं शुरू से हम बात कर रहे हैं कि ये क्या करता है, इंटरनेट के लिए यूज किया था, जो भी हमारे पास वेब पेजेस होते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन जावा लैंग्वेज किया जाता है, तो वेब एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। मोबाइल में भी हम जावा का यूज करते हैं, बहुत सारे फीचर जो होते हैं मोबाइल को जावा के द्वारा रन किए जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में इसका यूज होता है, रोबोटिक्स में इसका यूज होता है, और गेम के इम्प्लीमेंटेशन में भी जावा का यूज होता है। तो ये कुछ कॉमन प्लेसेस हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, जावा का यूज करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में, मोबाइल्स में, एम्बेडेड सिस्टम में, रोबोटिक्स में और गेम्स, इन सारी जगह पर हम क्या करते हैं, जावा का यूज करते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और है जो मैंने इसमें डिफाइन नहीं किया है, कि अगर मैं क्या करूँ, डिफरेंस की बात करूँ जावा और सी प्लस प्लस की,
तो उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। एक सिंपल बता देता हूँ कि जावा जो होता है पॉइंटर को यूज नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस में पॉइंटर का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, जावा में हेडर फाइल यूज नहीं करते हैं, जबकि हम सी प्लस प्लस में हेडर फाइल यूज करते हैं। ठीक है, और जावा जो होता है रन होता है, जो कि प्रोटेक्टेड वर्चुअल मशीन का यूज करता है। ठीक है, जबकि सी प्लस प्लस में हम क्या कहते हैं, लो लेवल सिस्टम फैसिलिटी होती है। ठीक है, जहाँ पे इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, इसकी बजाय इंटरफेस को सपोर्ट करता है। और सी प्लस प्लस जो है सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, और जावा जो है डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जबकि सी प्लस प्लस जो है सपोर्ट करता है ऑपरेटर। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो सी प्लस प्लस और जावा में होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जावा में यूज नहीं की जाती हैं और सी प्लस प्लस में यूज की जाती है। वापस हम जाते हैं जेवीएम, जेआरई और जेडीके पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जेवीएम। ठीक है, तो जेवीएम को हम क्या कहते हैं, डेट इज जावा वर्चुअल मशीन। अभी देखिए शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं बाइट कोड का फंड, कि बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसको हम जेवीएम पर रन कराते हैं। तो मेरी जेवीएम करा क्या रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जेवीएम जो होता है, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन होता है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है। ठीक है, जो कि एनेबल किसको करेगी, आपके कंप्यूटर को, जो कि हम क्या कराते हैं, रन कराता है जावा के प्रोग्राम। ठीक है, जेवीएम में क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कि एनेबल कराएगी कंप्यूटर को, जहाँ पे हम जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और जब भी हम जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जावा कंपाइलर क्या करेगा, फिर उसको कंपाइल करेगा जावा कोड को और बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जेवीएम ट्रांसलेटर क्या करता है, बाइट कोड को क्या करता है, नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो सारे फंक्शन होते हैं किसके होते हैं, जेवीएम के होते हैं। तो जावा जो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, बिकॉज जब भी हम कोई जावा में प्रोग्राम को राइट करते हैं या जावा में को कोड को लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली जो प्रोग्राम को लिखेंगे वो किसमें लिखेंगे, जेवीएम। ठीक है, जो कि एक फिजिकल मशीन, वर्चुअली फिजिकल मशीन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जेवीएम प्रोवाइड कर रहा है, और जेवीएम ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इस बाइट कोड को। ठीक है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जेवीएम जो है एक ऐसा फीचर्स प्लेटफॉर्म करता है, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पर हम क्या करते हैं, जावा के प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, बाइट कोड को हम फिर क्या कराते हैं, जेवीएम के थ्रू क्या कराते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, सिंपल आपका एक अगर फिनोमेना है, प्रिंसिपल्स की हम बात करें, तो जावा प्रोग्राम जावा कंपाइलर के द्वारा क्या हो गया, जावा बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। अब जावा बाइट कोड को जेवीएम यूज करेगा, रन करेगा और मशीन कोड में क्या कर देगा, कन्वर्ट करेगा। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शनलिटी है, जेवीएम के द्वारा प्रोवाइड किया। जैसे जावा प्रोग्राम आया, कंपाइलर का हमने यूज किया और जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब जावा बाइट कोड को जेवीएम की साइड से रन कराएंगे और मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फीचर जो है जेवीएम के द्वारा प्रोवाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज जेआरई, जिसको हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जो जेआरई होता है एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, जहाँ पे हम जो कि प्रोवाइड करता है जावा क्लासेस लाइब्रेरी। ठीक है, अभी देखिए एक पैकेज का कंसेप्ट जावा में आएगा आगे। एक्चुअली पैकेज क्या होता है, पैकेज इज कलेक्शन ऑफ द क्लासेस, या पैकेज इज कलेक्शन ऑफ इंटरफेस और सब क्लासेस। ठीक है, तो जावा क्या करता है, जेआरई जो होता है एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, जावा क्लास लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है। इसको प्रोवाइड करता है, जावा क्लास लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है, और जेवीएम को प्रोवाइड करता है, और अदर कंपोनेंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है जब भी हम जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या कराते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, तो जेआरई एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, जावा क्लास लाइब्रेरी को प्रोवाइड करेगा, जेवीएम को प्रोवाइड करेगा, और अदर कंपोनेंट को प्रोवाइड करता है, जो कि रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम जावा एप्लीकेशन को क्या कराएंगे, रन कराएंगे। तो जेआरई जो होता है एक सुपर सेट होता है जेवीएम। जेआरई क्या होता है, एक सुपर सेट होगा जेवीएम का। मतलब हम अगर बात करें जेआरई के स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले जेआरई आएगा, और उसके अंदर क्या आएगा, जेवीएम प्लस क्लास लाइब्रेरी। जेवीएम और क्लास लाइब्रेरी किसको इंडिकेट करेंगे, जेआरई। जेआरई क्या हो गया, इट इज ए सबसेट ऑफ जेवीएम, है ना। जेवीएम प्लस क्लास लाइब्रेरी हमने ऐड किया, तो ये क्या मिलकर बना रहे हैं, जेआरई। ठीक है, तो जेआरई क्या हो गया, सबसेट या सुपर सेट ऑफ ए जेवीएम। ठीक, हम बात करते हैं जेडीके, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट जो होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, या एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जो कि रिक्वायर्ड होती है जब भी हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को इन जावा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, जो कि रिक्वायर्ड होती है जब भी हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं किसी भी जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम को। ठीक है, और जब भी हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं जेडीके को, तो जेआरई उसके साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डाउनलोड। जेआरई क्या हो जाएगा, उसके साथ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो जेडीके क्या होता है, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। ये एक बार का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पर भी हम जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, ये एनवायरनमेंट हमको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये हमारी ये रिक्वायर होगा। ठीक है,
और जब भी हम जेडी को क्या करते हैं डाउनलोड करेंगे तो उसके जीआरई का जो है पैकेज वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा डाउनलोड। अब अगर हम जेडीके की फीचर्स की बात करें तो जेडीके के अंदर क्या होगा, जीआरई होगा प्लस कंपाइलर प्लस डीबगर, ये सारी चीजें होंगी और ये सारी मिलकर क्या बनाती है, जेडीके को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो दैट इज योर जेडी। सबसे हमने पहले बात की जावा वर्चुअल मशीन की। जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होता है, ठीक है, जो कि एनेबल करता है कंप्यूटर को जहाँ पे हम जावा प्रोग्राम को रन करते हैं। जेआरई जो होता है एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है कि जो जावा क्लास लाइब्रेरी को इंक्लूड करता है। ठीक है, इसके अलावा जेवीएम को इंक्लूड करता है, उसके कंपोनेंट को इंक्लूड करता है, जो जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड होता है जब भी हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो जेआरई में क्या शामिल हो गया, जेवीएम प्लस क्लास लाइब्रेरी। हम बात करते हैं जेडीके की, तो जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट होता है। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है जो रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, हम क्या करते हैं किसी जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करते हैं और जब भी हम डाउनलोड करेंगे जेडीके को तो उसके बाद जेआरई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जेडीके का स्ट्रक्चर क्या रहता है, जेडीके के अंदर क्या होगा, जेआरई प्लस कंपाइलर प्लस डीबग। ठीक है, तो दैट इज ए जेवीएम, जेआरई और जेडी। हम बात करते हैं स्टेप टू सेव एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कैसे हम जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे फाइल। अगर हमने जावा का प्रोग्राम बना लिया है तो हम उसको सेव करेंगे फाइल बाय डॉट जावा। जो भी फाइल होगा या फाइल नेम डॉट जावा से हम सेव करेंगे। सपोज को मैंने हेलो डॉट जावा बनाया, तो हेलो आपके क्या हो गया, प्रोग्राम का नाम हो गया, डॉट जावा उसका एक्सटेंशन। अब हम एग्जीक्यूट कराएंगे और कंपाइल करेंगे कोड को और उसको कहाँ में कन्वर्ट कर देते हैं, डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और कंपाइल करेंगे कोड को, दैट इज मेक ए डॉट क्लास फाइल। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। ठीक है, ये कंपाइल हो गया। अब फाइनली हम इसको क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, जो हमारे पास डॉट क्लास फाइल बनी हुई है और हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। हम लिखते हैं जावा और फाइल। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल स्टेप होता है जहाँ पे हम क्या कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं और सेव कराते हैं प्रोग्राम। ठीक, अब लास्ट आपका आता है क्लास पाथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्लास पाथ की बात करते हैं, क्लास पाथ। तो क्लास पाथ आपका क्या बता रहा है, क्लास पाथ और पाथ। ठीक है, तो जब मैं क्लास पाथ और पाथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्लास पाथ कैसे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे जो प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है, वो आपके कहाँ पे चला रहे हैं, वो हम चला रहे हैं किस पे, वो हम चलाएंगे JDK 1.8, आपका कोई वर्जन होगा उस पर हम चलाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, क्लास पाथ की जरूरत पड़ेगी और उसके इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पाथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, पाथ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आप क्या करोगे, बेसिक आप कंप्यूटर की आइकॉन पे जाओगे। ठीक है, कंप्यूटर के आइकॉन पे जाने के बाद उस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे कंप्यूटर के पे, राइट क्लिक करेंगे जो आपका आइकॉन है उस पर आपका क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी पे हम देखिए कैसे करना पड़ता है आपको, क्लास पाथ आप कैसे सेट करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, डेस्कटॉप पे जाओगे और डेस्कटॉप पे आपका क्या आता है, कंप्यूटर आइकन आता है। कंप्यूटर आइकन पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, चूज करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे एडवांस सेटिंग पे। देन आफ्टर क्या करोगे आप, एनवायरमेंट वेरिएबल पे जाओगे, क्लिक करोगे एनवायरमेंट वेरिएबल पे। ठीक है, ये जो सेक्शन होता है एक सिस्टम वेरिएबल को डिफाइन करता है। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है और क्लिक करना पड़ता है एडिट। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल है अगर ये एग्जिस्ट नहीं होता है तो हम एग्जिट करेंगे या क्लिक करेंगे न्यू बटन पे। ठीक है, और एडिट कर देंगे सिस्टम के वेरिएबल को। ठीक, और स्पेसिफाई करेंगे इसकी वैल्यू को उसके पाथ इन्वायरमेंट। ठीक है, और क्लिक कर देंगे ओके। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पाथ सेट हो जाएगा। फिर से समझिए आप, यहाँ पे दो चीजें हैं, पाथ और क्लास पाथ। पाथ क्या बताता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल को डिफाइन करेगा, और क्लास पाथ क्या बताता है, जहां से हम जावा को कंपाइल कर रहे हैं और जावा को रन कर रहे हैं। ठीक है, उसका पर्टिकुलर जो आपकी क्लास फाइल है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ पूरा देना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैंने जो है जावा को कहाँ पे, जावा के अंदर जेडीके 1 के अंदर बिन के अंदर उसका नाम रखा है हेलो डॉट जावा, तो ये पूरा पाथ हमको क्लास पाथ के बारे में बताया। ठीक है, तो पाथ और क्लास पाथ, पाथ बताएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में और क्लास पाथ क्या बताएगा, जहां से कंपाइलर उसको क्या करेगा, रन करेगा उस पर्टिकुलर क्लास फाइल को जो कि हम उसको लोड करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे पाथ हम सेट करते हैं, पहले हम डेस्कटॉप पे गए और राइट क्लिक किया कंप्यूटर आइकॉन पे, फिर हम चूज किया उसकी प्रॉपर्टी को। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लिक करेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे। एडवांस सिस्टम पे क्लिक करने के हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या करता है, ये जो सेक्शन होता है सिस्टम वेरिएबल को बताता है और फाइंड करता है पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल को
और पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को फाइंड करने का क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और उसको क्या कर देगा, एडिट। अगर ये पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे सिस्टम के वेरिएबल को, ठीक है, विंडो के लिए, और स्पेसिफाई करेंगे वैल्यू ऑफ द पाथ। क्या स्पेसिफाई करेंगे, वैल्यू ऑफ द पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को, और क्लिक ओके कर देंगे। ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ये पाथ सेट। ठीक है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा इसको लाइव करके कि कैसे हम पाथ सेट करते हैं। पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में बताता, और क्लास पाथ क्या बताता है, जहाँ से हम जावा कंपाइलर को कंपाइल करेगा, और डॉट क्लास फाइल को हम यहाँ पर लोड करते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये रेफरेंसेस हैं, कौन कौन से हमने रेफरेंसेस यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ठीक है, R1 जो है नॉर्टन एंड शील्ड को बताता है। ठीक है, R2 जो है डिटेल को बताता है, R3 जो है हॉर्समैन को बताता है, और R4 क्या बता रहा है, HTTPS को आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज और है इस पे, पूरे टॉपिक्स को पढ़ने का हमारा एक आउटकम्स क्या निकल के आ रहा है, उस पर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारा आउटकम क्या निकल के आ रहा है कि हमने जावा के जनरल प्रॉपर्टी और फीचर्स के बारे में डिस्कस किया, स्टडी किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक जनरल फीचर्स के बारे में देखा, कौन कौन से फीचर्स या प्रॉपर्टीज होती हैं जावा की। ठीक है, इसके अलावा हमने स्टडी किया जेवीएम जीआरई के बारे में। ठीक है, जेवीएम जीआरई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया सी प्लस प्लस और जावा के डिफरेंसेस के बारे में स्टडी किया। तो ये सब इसके आउटकम्स हैं जो निकल के आती हैं। ठीक है, और इस तरह से एक बार अगर हम रिकैप करके देखें तो हमने क्या पढ़ा कि जावा क्या है। ठीक है, जावा का क्यों हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने जावा की प्रॉपर्टीज या फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक, फिर उसके बारे में हमने कैसे क्या डिस्कस किया, हमने जेवीएम के बारे में डिस्कस किया, जीआरई और जेडीके के बारे में डिस्कस किया। ठीक, फिर हमारे पास क्या नेक्स्ट पॉइंट था, हमारे पास पॉइंट था कि किस तरह से हम उसको सेव करा रहे हैं, जावा को हम रन कैसे करा रहे हैं, और लास्ट में पाथ क्लास पाथ के बारे में डिस्कस किया। तो दिस इज द समरी ऑफ द दिस लेक्चर कि किस तरह से हमने जावा के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।